फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सीपीसी के सेक्शन 11 से लेकर 20 को अब हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 1 से लेकर 10 तक कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करके। इसका ओवरव्यू देखिए, सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस वीडियो का। सेक्शन 12 है बार टू फर्दर सूट, और सेक्शन 13 से 14 है फॉरेन जजमेंट्स के लिए, और 15 से 20 तक है प्लेस ऑफ सुइंग। ये जुरिडिक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 और ये 2 है, ये प्रैक्टिकल सेंस में हमारे लिए काफ़ी काम के हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आप पढ़ने के लिए समझेंगे। सेक्शन 11 को एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ इसको। अ थिंग एडजर्स मतलब जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties and has been heard and finally decided। सिंपल भाषा में समझें इसको कि एक ऐसा सूट, ऐसा मैटर जो डायरेक्टली या फिर मतलब डायरेक्टली और सब्सटेंशली क्या है कि ऑलरेडी पहले प्रीवियसली सेम पार्टीज़ के बीच में, सेम डिस्प्यूट के बीच में डिसाइड हो चुका है। ऑलरेडी कोर्ट ने राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिटरमाइन कर दिए हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि ए ने जो है बी के ऊपर सूट फाइल किया, सूट फॉर पोजीशन, ठीक है। एक घर है, उसकी पोजीशन मांगी है। वो कहता है कि ए कहता है कि मेरा घर है ये, उसकी पोजीशन बी से मुझे दिला दी जाए। तो अगर कोर्ट ने जो है, मान लीजिए अगर वो डिक्लाइन कर दिया है या फिर उसको दे दिया है, ठीक है, उसके फेवर में करा या अगेंस्ट में करा, तो ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब जो है दोनों पार्टीज़ जो है एक और सूट नहीं फाइल कर सकते। वो सिर्फ उसी सूट के लिए अपील वगैरह, रिव्यू, रिविजन, इन सब में जा सकते हैं। सेक्शन 11 के देखिए एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। देयर मस्ट बी 2 सूट्स। देखिए 2 सूट का होना ज़रूरी है। पहला सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जो कि जिसे बोलेंगे फॉर्मर सूट, और दूसरा जो है सब्सिक्वेंट फाइल हो चुका है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट जो सूट है वो बार्ड है, वो नहीं माना, मतलब उसकी वो नहीं फाइल कर सकते आप। मैटर इन इशू मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली द सेम। देखिए जो मैटर था उसके बीच में वो डायरेक्टली और सब्सटेंशली सेम था। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने भी आपसे कहा कि ए ने जो है 10 लाख रुपए का सूट फाइल करा बी के अगेंस्ट, और बी जो है वहाँ पे आके डिफेंडर बन के लड़ रहा है, और साथ में आके वो क्या करता है, अब वो भी एक और अलग अलग जाके एक और सूट फाइल करने चला जाता है कि जी मुझे इससे इतने लाख रुपए लेने हैं। तो वो वहीं पे अपना सब क्या बोलते हैं काउंटर क्लेम फाइल कर दे, ठीक है ना। तो इसी को बोलेंगे सब्सटेंशली सेम। और दूसरा कि पार्टीज़ भी द सेम, दोनों पार्टीज़ का, दोनों साइड से पार्टीज़ का सेम होना चाहिए। सेम टाइटल के अंदर देखो एक्स वर्सेस वाई हो सकता है और वाई वर्सेस एक्स हो सकता है। मतलब राम ने श्याम पे केस फाइल करा तो राम वर्सेस श्याम, और ऐसा ही श्याम वर्सेस राम। तो ये दोनों को ही सेम माना जाएगा अगर इनके अंदर डिस्प्यूट भी सेम ही चीज़ का था। तो द फॉर्मर कोर्ट मस्ट हैव बीन कॉम्पिटेंट। जो कोर्ट जिसमें पहले सूट फाइल किया, जिसने डिसाइड किया था, उसको वो कॉम्पिटेंट था, उसकी जुरिडिक्शन थी सुनने की, ठीक है, उसकी टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, ये सब जुरिडिक्शन थी, तो तभी उसको माना जाएगा। द मैटर मस्ट हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। और इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, और वो पूरी तरीके से उसमें जो प्रॉपर ट्रायल थी, वो ट्रायल कंडक्ट हुई थी, सारे एविडेंस का जो भी मतलब जो स्टार्ट होता है सूट एंड तक वो चला। देखिए सेक्शन 11 के अंदर एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा तो देखो सिंपल भाषा में समझ गए कि क्या होगा, कि वो फॉर्मर सूट डिसाइडेड है तो सब्सिक्वेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, वो अपने ही फाइल कर सकते। तो कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, किसको कंस्ट्रक्टिव माना जाएगा, कि कोई ऐसी चीज़ है जो दो पार्टीज़ के बीच में चल रही है, कैसे मतलब वो एक तरीके से आपको बाइंड कर देती है कि आप फिर भी उसमें सूट नहीं फाइल कर सकते, उसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। देखिए इसको आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। एनी मैटर विच माइट एंड ought टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मर सूट शैल बी डीम टू हैव बीन मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू इन सच सूट। मान लीजिए आपको ना एक सूट के अंदर एक पर्टिकुलर कोई क्लेम करना था, ठीक है। अब वो आपने जो है उसमें ए बी सी 3 चीज़ें मांग ली और जो है एक नहीं मांगी, तो आपके पास वही मौका है, आपको वही उसी टाइम पे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो चीज़ छूट गई है उसके लिए आप अलग से सेपरेट सूट फाइल करेंगे। देखो आपको अब नीचे, मैं भी आगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसमें बहुत अच्छा मैंने एग्जांपल प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे। इफ़ यू फॉरगेट टू रेज अ प्ली दैट यू शुड हैव रेज्ड। अगर आप भूल गए हैं कि मुझे ये चीज़ मांगनी चाहिए थी, अगर आप भूल गए हैं तो वो फिर आप नहीं मांग सकते। यू कैन नॉट रेज इट इन अ न्यू सूट, तो आप उसको नहीं रेज कर सकते, मतलब नहीं मांग सकते। इट इज़ डीम डिसाइडेड अगेंस्ट यू, इसका मतलब ये होगा कि वो आपके खिलाफ डिसाइड हुआ है। अब आपको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगा, जैसे आप इस एग्जाम्पल को समझेंगे। A sues B for damages for breach of contract. The court dismisses the suit holding there was no contract.
ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया डैमेजेस के लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में। अब कोर्ट ने क्या किया कि उसको डिसमिस कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या गया कि जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब इस केस में क्या होता है कि ए अगेन सू बी फॉर द सेम डैमेजेस क्लेमिंग ही हैज़ अ न्यू एविडेंस। अब वो कहता है जी मेरे पास नई चीज़ आ गई। तो अब क्या होगा, आपके पास तभी मौका था जो भी चीज़ें थी करने की, ठीक है ना। अब आप उसमें नहीं उसको अब मतलब कोर्ट उसको नहीं सुनेगी। नया एविडेंस आपको तभी देना चाहिए था जब आपने पहले सूट फाइल किया था। तो ये इसलिए रेस जुडिकाटा से बार्ड हो गया। अब दूसरा जो एग्जांपल है, सॉरी आगे चलते हैं सेक्शन 12 पे। एक एग्जांपल लिखा था मैंने। वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट। देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अप्लाइज वेरी स्पेसिफिक रूल लाइक ऑर्डर टू रूल बार ए सूट प्रिवेंट स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स। मान लीजिए मैं आपको ना इसकी सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि देखिए आपने किसी के ऊपर सूट फॉर रिकवरी आपने फाइल किया, ठीक है। सूट फॉर रिकवरी के अंदर आपने कहा कि इस आदमी से ना इसने 2022 में इसने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, 2023 में इसने 5 लाख रुपए लिए थे, 2024 में इसने 3 लाख रुपए लिए थे, ठीक है। अब उसने क्या करा, सूट फाइल कर दिया। 2025 में वो सूट फाइल करता है, 2022 का क्लेम वो रखता है, 23 वाला छोड़ देता है और वो 24 वाला लिखता है, ठीक है। तो अब जब उसने ये सूट फाइल कर दिया, उसने 1 साल का जो 5 लाख रुपए थे वो उसने उसमें नहीं लिखे। अब वो सूट को फाइल करेगा और ये सूट डिसाइड हो गया है। उसके बाद में उसको याद आता है कि अरे मेरे तो 5 लाख जो है इस साल के ही बचते थे, उसने 22 के और 2024 के तो दे दिए, अब मेरे तो कब बचते हैं, मेरे 23 के बचते हैं। तो वो जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल करेगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको वो बार्ड हो चुका है, ठीक है। ऑर्डर टू रूल 2 भी है सेक्शन 12 के ऊपर, उसके अंडर उसको बार्ड किया गया है। अगर ऐसा देखो, ऐसा भी हो सकता है कि 2025 में आप सूट फाइल कर रहे हो तो अगर आप 22 का मांग रहे हो, 23 का मांग रहे हो, 24 का नहीं मांगते हो, तब भी वो बार्ड हो गया। अगर आपने 23 और 24 का मांगा तब भी जो है 22 को बार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, ए रेंट्स ए हाउस टू बी एट 12,000 पर ईयर, ठीक है। जो है 12,000 रुपये के रेंट पे जो है ए ने जो है हाउस दिया है बी को। रेंट इज़ ड्यू फॉर 2021, 2022 एंड 2023, इतने साल का 21, 22, 23 का जो है रेंट ड्यू है, पेंडिंग है। अब ए ने जो है बी के ऊपर सूट फाइल किया ओनली फॉर द रेंट ऑफ 2022 एंड 23। सिर्फ उसने क्या करा, 2022 और 23 का रेंट रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर दिया और उसने जो है 2021 को छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या होगा, अब वो दूसरा सूट नहीं फाइल कर सकता 2021 का रेंट रिकवर करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अब उसके अगेंस्ट में डिसाइड हो चुका है। ये कहता है आपका सेक्शन 12। अब आता है आपका सेक्शन 13, व्हेन नॉट कंक्लूसिव। देखिए जो जजमेंट्स हैं ये बेसिकली फॉरेन जजमेंट्स की बात करता है। देखिए ऐसा हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर कोई जजमेंट आई हुई है दो पार्टीज़ के बीच में, तो वो कब उसको कंक्लूसिव माना जाएगा, कब उसको माना जाएगा कि वो दोनों पार्टी, मतलब यहाँ इंडिया में भी वो एक तरीके से मतलब वो जो जजमेंट है वो एकदम वैलिड है, और कब उसको नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दी हैं, 6 कंडीशंस दी हैं कि वो जजमेंट एकदम बिल्कुल ठीक है और या फिर वो कंक्लूसिव नहीं है। देखिए वो कंक्लूसिव कब नहीं रहेगी, अगर वो जो फॉरेन कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट नहीं था, वो कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन नहीं थी उसकी, या फिर नॉट गिवन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, वो जो जजमेंट्स है वो मेरिट्स के ऊपर नहीं है, या फिर अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ है, या फिर अपोज टू नेचुरल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस में देखिए ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी को सुना दूसरी पार्टी को नहीं सुना, फेवरेटिज्म भी हो सकता है। ऑब्टेन बाय फ्रॉड करके जो है आपने वो जजमेंट ले ली अपने फेवर में। कभी कभी क्या होता है कि जो है नोटिस के साथ में फ्रॉड कर लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों में भी ऐसी इस चीज़ को भी नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट है देखिए ब्रीचेस इंडियन लॉ, अगर वो इंडियन लॉ को ब्रीच करता है तब भी उसको नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं, सेक्शन 13 को ही कंटिन्यू करते हैं। ये है एक जजमेंट जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी। ए हस्बैंड ऑब्टेन अ डिवोर्स डिक्री फ्रॉम यूएस कोर्ट, हाउएवर द वाइफ इन इंडिया वाज नेवर सर्व्ड नोटिस ऑफ द प्रोसीडिंग। हस्बैंड ने जो है डाइवोर्स जो है ले लिया यूएस कोर्ट से वाइफ से, लेकिन जो है वाइफ को कभी भी उस सूट का सम्मन ही नहीं भेजा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने कहा हेल्ड द फॉरेन जजमेंट वाज नॉट कंक्लूसिव, उसको कंक्लूसिव नहीं माना गया, क्योंकि बिकॉज इट वाज
अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पे वाइफ को सुना ही नहीं गया और डिवोर्स को ग्रांट कर दिया गया, तो इसलिए इसको कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 14। सेक्शन 14 है कि प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। देखिए फॉरेन जजमेंट्स हम किसको मान लेंगे कि हाँ ये सही कोर्ट ने दी है, किन केसेस में मान लेंगे। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए फॉरेन जजमेंट दैट सच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। अगर आप उस कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी दे देंगे, दिखाएंगे और कहेंगे कि ये जो है जजमेंट है उस कोर्ट की, तो कोर्ट मान लेगा कि हाँ ये बिल्कुल उसी कोर्ट की जजमेंट है, अगर आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी दिखा देते हैं तो। एग्जाम्पल, if A produces a certified copy of a judgment from the High Court of Justice in London, the Indian court will assume the London court had jurisdiction unless B proves otherwise। अगर देखिए वो जजमेंट दिखा देता है सर्टिफाइड कॉपी हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस लंदन की, तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो मान लेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ये जजमेंट एकदम जेन्युइन है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी अगर उसको गलत साबित कर पाए, बताए कि ये वो कंक्लूसिव नहीं था, तब तक अगर वो प्रूफ करे तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लोएस्ट ग्रेड रूल। देखिए लोएस्ट ग्रेड रूल जो है सेक्शन 15 के अंदर है, बेसिकली क्या है कि सूट जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सीधा हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, है ना, 10,000 रुपये रिकवर करने सुप्रीम कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, जहाँ मन करा वहाँ फाइल कर दिया, हाई कोर्ट में चले गए, तो ऐसा नहीं है। तो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। जो सूट है वो कहाँ से शुरू होगा, एकदम नीचे से, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट होती हैं चीज़ें, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी सिविल जज होते हैं, उन वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ हायर कोर्ट्स विद पेटी केसेस। अब ये छोटे छोटे जो केसेस, जैसे मैंने कहा कि 10,000 रुपये का सूट है आपका, उसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, वैसे तो वो तो 10,000 के तो आप सोचो कितने करोड़ों केस होंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो वही चलते रहेंगे, तो इसलिए वो बड़े केसेस सुन पाएँ। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ अ सूट वैल्यू इज़ 1 लाख एंड बोथ जूनियर सिविल जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज हैव जुरिसडिक्शन, द सूट मस्ट बी फाइल बिफोर द जूनियर सिविल जज। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए का जो सूट है आपका, वो अब देखिए 1 लाख रुपए का सूट आपका वो सिविल जज के पास भी उसकी जुरिसडिक्शन सुनने की, डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी है, इवन हाई कोर्ट के पास भी है। लेकिन आपको कहाँ जाना है, जो सबसे नीचे है वहाँ आपको उसके पास सूट फाइल करना पड़ेगा, जो कि जूनियर सिविल जज है। सेक्शन 16 में सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। देखो सूट कहाँ पे फाइल होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है। मान लीजिए अगर किसी हाउस के ऊपर आपने सूट फाइल किया, तो जहाँ जिस जिस एरिया में वो घर बना हुआ होगा उस एरिया के कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक हाउस दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगी, अगर मुंबई में है तो वो मुंबई के पास जुरिसडिक्शन होगी, या फिर दिल्ली के अंदर भी अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के पास में जुरिसडिक्शन होगी। सूट फॉर रिकवरी, पार्टीशन, foreclosure or determination of any right to immovable property must be filed in the court within whose jurisdiction the property is situated। जहाँ पे प्रॉपर्टी रहेगी वहाँ पे जो है ये सूट फाइल होगा, ये जो मैंने आपको डिटेल दी है ऊपर। देखिए एप्लीकेबल सूट्स क्या हैं। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी है उसकी पोजीशन मांग रहे हैं, तो ये भी जो है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट होगी, जहाँ पे होगी प्रॉपर्टी वहीं पे रहेगा। पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, अभी किसी प्रॉपर्टी का आप पार्टीशन मांग रहे हैं, तो जहाँ पे वो प्रॉपर्टी होगी वहीं पे सूट फाइल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए और बी तो रहते हैं मुंबई में, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, दिल्ली में, तो ऐसा नहीं है कि ए जो है दिल्ली के बी के ऊपर मुंबई में सूट फाइल कर देगा, कि वो तो रहता, हम दोनों रहते तो यहीं पे हैं, तो सूट कहाँ फाइल होगा, दिल्ली के अंदर जहाँ पे प्रॉपर्टी है। फ्लोर क्लोजर, सेल ऑफ मॉर्गेज, ठीक है, जहाँ पे जिसकी जो है मॉर्गेज हो रखी है जिस प्रॉपर्टी की, तो जहाँ पर है वो वहीं पे सूट फाइल होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट टू इंटरेस्ट, ठीक है, मान लीजिए इसका देखो मैंने एग्जांपल आगे लिखा है तो आप समझ जाएंगे। कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू लैंड, मान लीजिए आपकी जो है ज़मीन को कोई नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो जहाँ पे वो ज़मीन रहेगी वहीं पे रहेगा। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट टू इंटरेस्ट भी हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर है तो कुछ, ठीक है, वो भी वही रहेगा। ए वॉन्ट्स टू सू फॉर द पार्टीशन ऑफ एन एंसेस्ट्रल हाउस लोकेटेड इन आगरा, इवन इफ ए एंड द डिफेंडेंट लिव इन दिल्ली, द सूट मस्ट बी फाइल्ड इन आगरा। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर जहाँ पे प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी आगरा के अंदर है, आप दोनों डिफेंडेंट और प्लेंटिफ एक ही जगह पर भी रहेंगे, तब भी आपको जहाँ प्रॉपर्टी है, जहाँ जैसे कि आगरा, वहीं पे आप इसको फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 17 है इसके अंदर, वेयर रिमूवल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन एनी पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएट। अब मान लीजिए ऐसा हो गया कि एक प्रॉपर्टी तो जो है मतलब अलग अलग जगह पे है, कोई दिल्ली में है, मुंबई में है, ठीक है,
तो ऐसे करके आप जो है यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप दिल्ली में भी सूट फाइल कर सकते हैं, आप मुंबई में भी सूट फाइल कर सकते हैं, और बेशर्त आप दोनों ही प्रॉपर्टी के लिए करेंगे। तो इन ऐसे केस के अंदर इन इन दोनों ही कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 जगह पर है तो पांचों में से आप किसी भी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए ऑन्स ए लार्ज एस्टेट दैट स्पैन अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्स एंड डिस्ट्रिक्ट वाई। जो उसका मतलब बहुत ही बड़ी ज़मीन है जो कि डिस्ट्रिक्ट एक्स और डिस्ट्रिक्ट वाई के अंदर लाई करती है। टू सू फॉर पार्टीशन ऑफ द होल एस्टेट ए कैन फाइल द सूट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ एक्स और वाई। अगर जो ये पार्टीशन का सूट फाइल करना हुआ इनको, तो अब कोर्ट एक्स और वाई जो है, जो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें ही ये सूट फाइल कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि एक प्रॉपर्टी एक्स जुरिडिक्शन में भी आती है और एक वाई में भी आती है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल आपके पास अब यहाँ पे ऑप्शन हो गया है। क्योंकि यहाँ पे आप ये भी डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई कि किसी एक को फेवरेट कर दें कि जो दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है उसी के पास रहेगा, जो मुंबई में जो है उसके पास जुरिडिक्शन रहेगी। तब ये प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो कहाँ फाइल करेगा। अब मान लीजिए जुरिडिक्शन अनसर्टेन है, तो वो सर्टेन ही नहीं की जा रही कि कहाँ पे सूट फाइल हो। तो ऐसे केस के अंदर वेर इट इज़ एन अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ विच ऑफ टू और मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट। अब मान उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि जो है ये कौन से वाले कोर्ट के मतलब कोर्ट की जुरिडिक्शन है, ऐसी कन्फ्यूजन है। तब ऐसे केसेस में क्या होगा, एनी वन ऑफ दोज कोर्ट में रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। तो वो ये उसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि भाई ये रीज़न है, और वो फिर उस सूट के साथ प्रोसीड कर सकते हैं, उस सूट को सुन सकते हैं। एंड देन प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी। तो फिर वो ऐसे सुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अ रिवर शिफ्ट इट्स कोर्स। मान लीजिए नदी का जो बहाव जो है बदल गया है, ब्लरिंग द बाउंड्री बिटवीन डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी। अब ये बाउंड्री इधर उधर हो गई है। अ डिस्प्यूट अराइजेज ओवर दी सबमर्ज्ड लैंड। अब जो है सबमर्ज जो लैंड हो गई है, इसके ऊपर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। कोर्ट ए कैन रिकॉर्ड दिस अनसर्टेनिटी एंड ट्राई द सूट। तो ये जो कोर्ट है इस अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड करेगा, कि बताएगा कि ये इस तरह की अनसर्टेनिटी है, और फिर उसको वो रिकॉर्ड करके सूट को सुन सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि ये जो एक्स जगह थी और ये वाई जगह थी, ये थोड़ी सी मिक्स हो गई है, कुछ यहाँ आ गया कुछ वहाँ आ गया, समझ लो। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं इस ऐसे केस में। जब ऐसा अनसर्टेनिटी रहेगी तो वो अनसर्टेनिटी के बारे में आप लिखेंगे और फिर आप उसको सुनेंगे, मतलब जज एज अ जज। सेक्शन 19 वेयर अ सूट इज़ फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी तक हम इमूवेबल के बारे में पढ़ रहे थे, अब ये क्या है, मूवेबल के बारे में। अगर ऐसा होता है तो कंपनसेशन का सूट डाल रहे हैं, किसी ने मान ली प्रॉपर्टी पे नुकसान कर किया है, तो अमूवेबल प्रॉपर्टी। द प्लेंटिव्स ऑप्शन, प्लेंटिव के पास ऑप्शन क्या है, वेयर द रॉन्ग वाज डन। मान लीजिए कि डेफमेशन का केस है, अगर दिल्ली में आपकी जो है बदनामी की गई है, रेपुटेशन ख़राब की गई है, तो इसकी जुरिडिक्शन कहाँ बनेगी, वो बनेगी दिल्ली के अंदर। ठीक है, वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहता है। एक चीज़ तो आप हमेशा याद रखो कि सूट आप हमेशा, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है, तो वो सूट हमेशा जहाँ डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। बहुत इजी, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स कैरीज ऑन बिजनेस और वर्क्स। तो आप कहाँ पे फाइल कर सकते हैं डिफेंडेंट के खिलाफ सूट, जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे अपना बिजनेस चलाता है या फिर वो काम करता है। इलस्ट्रेशन के तौर पे ए रिसाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कैलकाटा। ठीक है, अगर कंपनसेशन के लिए वो सूट फाइल करते, क्योंकि मारपीट का तो नहीं। ठीक है, इसमें मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल दिया कि अगर उसने गाली गलौज की है, या फिर बदनाम किया गया है, डिफेम किया गया है, तो जिस जगह पे वो करेगा वहाँ पे वो उसको सूट को फाइल कर सकता है। सेक्शन 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रेसिड्यूरी क्या बच गया। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन सेक्शन 16 to 19 एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन हुज जुरिडिक्शन। देखिए 16-19 में जो चीज़ें कह दी गई हैं उसको हटा के देखो कहाँ पे सूट फाइल होगा। द डिफेंडेंट्स वॉलेंटरी रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस, जहाँ डिफेंडेंट रहता है और अपना या फिर बिजनेस चलाता है। एनी ऑफ द डिफेंडेंट रिसाइड्स, मान लीजिए 2 से 4 या 10 ऐसे डिफेंडेंट हैं, तो आप अपने ही सुविधा के हिसाब से किसी भी डिफेंडेंट के ऊपर की जुरिडिक्शन के ऊपर आप जो है सूट फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, बाकी जो है 9 जो डिफेंडेंट है वो अलग अलग दिल्ली के किसी कोने में रहते हैं, या कुछ जो है आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं। तो आपके लिए सुविधा जो दिल्ली में रहता है डिफेंडेंट, उसके एड्रेस से आप जुरिडिक्शन बना के सूट फाइल कर सकते हैं। एनी ऑफ द डिफेंडेंट डिसाइड्स विद लीव ऑफ कोर्ट, एनी ऑफ द डिफेंडेंट डिसाइड विद लीव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, या फिर यहाँ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज होली और इन पार्ट, जहाँ पे जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। मान लीजिए आपने कहीं पे एक जगह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है,
ठीक है। तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा उस कोर्ट में भी जुरिडिक्शन रहेगी। जैसे आपने माल जहाँ से सप्लाई किया वहाँ पे रहेगा, जहाँ पे सप्लाई हुआ। मान लीजिए डिफेंडेंट की फैक्ट्री जो है कलकत्ता में है, वो रहता कहाँ पे है, मुंबई में रहता है। तो मुंबई में अगर आपने सामान को सप्लाई किया है तो सॉरी कलकत्ता में सप्लाई किया है तो कलकत्ता में भी जुरिडिक्शन है। अगर आप चाहें तो उसको मुंबई में उसके रिसाइड के ऊपर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट साइंड इन मुंबई, गुड्स डिलीवर्ड इन दिल्ली। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन कहाँ पे हुआ था, मुंबई में साइन हुआ था, और गुड्स कहाँ पे डिलीवर हुए थे, दिल्ली में। पेमेंट फेल्ड, ठीक है, जो पेमेंट करी, चेक दिया, जो भी था वो फेल हो गई। डिफेंडेंट लिव्स इन चेन्नई, सूट कैन बी फाइल्ड इन मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मुंबई में, तो एक कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे बन गया, मुंबई में। तो इसका मतलब आप मुंबई में सूट फाइल कर सकते हैं। जो सामान था कहाँ पे डिलीवर हुआ, मान लीजिए उसने कोकोनट खरीदे हैं, ठीक है, डिफेंडेंट, उसकी जो फैक्ट्री है वो दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में आपने डिलीवर कर, तो दिल्ली के पास भी जुरिडिक्शन हो गई। अब जो है डिफेंडेंट जो है वो रहता चेन्नई में है, तो चेन्नई के पास भी जुरिडिक्शन हो गई। अब आपके पास ये तीनों ऑप्शन है, तीनों ही ठीक है, आप कहीं पे भी सूट फाइल कर सकते हैं। देखिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। और बाकी जो सेक्शन 21 से लेके जो 30 तक की जो सेक्शन है उनकी वीडियोस मैं नेक्स्ट में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप जो है कंटिन्यू रहें। और अगर अभी भी मतलब कोई चीज़ में से छूटी हो या फिर मैंने ज़्यादा स्पीड से मैं उसको कवर कर गया हूँ या बहुत ज़्यादा इजी है तो उसको अप्रिशिएट करें। और अगर ज़्यादा मुश्किल है, मुझे और सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो आप मुझे और बता सकते हैं। देखिए मुझे कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बट मेरा जो टाइम लिमिट है मैं सोचता हूँ कि उसको छोटा वीडियो बनाया जाए, नहीं तो उसमें तो मैं बहुत इतने सेक्शन के ऊपर तो 2-3 घंटे बोला जा सकता है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन ज़रूर लिखें। फ्री लीगल एजुकेशन फॉर ऑल, यही मेरा मोटो है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं रहेगी, तो हमेशा ये फ्री रहेगा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ रियली गुड डे।